अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो कल के दिन हमने रियल एनालिसिस के ये पहले 4 पेजेस जो हैं इसको डिस्कस किया था, रियल एनालिसिस 2 के। ठीक है, ये 4 पेजेस थे जिसमें हमने नॉर्म और या पार्टीशन, नॉर्म, टैग पार्टीशन की नॉर्म और लोअर सम अपर सम और इसके रिलेटेड थ्योरम डिस्कस किया था, ये वाला। ठीक है, और आज के दिन हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा और ये हमारे पास पेज नंबर 5 है। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कहता है अपर एंड लोअर लोअर रीमान इंटेग्रल क्या होता है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अपर इंटीग्रल पे आए। कहता है द इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ अपर बाउंड्स, नहीं अपर बाउंड्स नहीं आना, ये क्रॉस लगाया हुआ है लिखने वाले ने भी, यानी कि इसको रिमूव करते हैं। कहता है इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ अपर सम इज कॉल्ड द अपर इंटीग्रल। कहते हैं कि अपर सम हम पीछे वाले लेक्चर में पढ़ के आए थे, क्या होता है कि अपर रेक्टेंगल्स लें तो उनको उनका एरिया जो ऐड करें तो एट द एंड जो आंसर आता है उसको अपर सम कहा जाता है, और ये होता है I1 से लेके n तक। और एफ ऑफ टी आई, बल्कि सुप्रीमम ली जाती है अपर सम में। ठीक है, सुप्रीमम तो ये सुप्रीमम होती है और डेल एक्स आई होता है। ठीक है, और डेल एक्स आई यहाँ पे क्या होता है, डेल एक्स आई हमारे पास होता है xi-xi-1। ठीक है, अब कहता है कि जब पार्टीशंस हमने देखा कि एक सेट पे यानी कि एक इंटरवल पे पार्टीशन जो है हम डिफरेंट ले सकते हैं, इन्फिनिट पार्टीशन हो सकती हैं। कहते हैं उन पार्टीशन अलग-अलग ले तो उस वजह से अपर सम भी अलग-अलग आएगा। ठीक है, पार्टीशन अलग अलग लें उस हिसाब से अपर सम भी अलग अलग आएगा। कैसे अलग अलग आएगा, कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझते हैं। देखें, ये हमारे पास एक्सिस में ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक्सिस ले लें। अब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ किया ये मैंने ग्राफ बना लिया, यानी कि इस तरह ये ग्राफ बन गया। अब ये हमारे पास देखें कि ये इसके एंड पॉइंट्स आ गए, ये एक एंड पॉइंट ये आ गया, एक एंड पॉइंट ये आ गया। ठीक है, कंसेप्ट के साथ चलेंगे ताकि हमें चीज़ें अच्छी समझ आ सके। इसको ए का नाम दिया, इसको बी का नाम, और ये आपको पता है x0 होता है और ये xn होता है। ठीक है, अब अपनी मर्ज़ी है इसके आप कितने डिवाइड करते हैं। फ़र्ज़ किया मैं पार्टीशन ले लेता हूँ, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैं 7 का नाम दे देता हूँ। फ़र्ज़ किया मैंने पार्टीशन ले ली कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके इंटरवल्स कितने बनेंगे, ये 7 पॉइंट्स हैं तो इसके सब इंटरवल 6 बनेंगे। कौन से, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। ठीक है, और 5 से 6 और 6 से 7। ये हमारे पास सब इंटरवल्स बनेंगे। ठीक है, ये सब इंटरवल्स बनेंगे। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये 1 पे मैंने बना दी, ये 2 पे मैंने बना दी, ये मैंने 3 पे बना दी, ये मैंने 4 पे बना दी, ये मैंने 5 पे बना दी, और ये 6 और 7 पे। ठीक है, तो इस हिसाब से अपर सम देखिएगा क्या आएगा। तो अपर सम निकालने के लिए क्या करेंगे, अपर सम निकालने के लिए ये इसकी अपर रेक्टेंगल्स लेंगे। तो ये अपर रेक्टेंगल बन गई, इसका एरिया, ठीक है, इसका एरिया, और प्लस इसकी अपर ये बन गई। यानी कि हम क्या ले रहे हैं, सुप्रीमम की वैल्यू ले रहे हैं। ये सुप्रीमम है, मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ की यहाँ पे आ रही है इस इंटरवल में। तो ये वाली, ये भी एक रेक्टेंगल बन गई, और इसकी ये यानी कि ये अपर सम आएगा, ये रेक्टेंगल बन गई, इसका सम, और प्लस करूँगा इसको, ये रेक्टेंगल बन गई, इसका सम, ये इस तरह ये रेक्टेंगल बन गई, इसका सम, और इसी तरह ये रेक्टेंगल बन गए। तो इन सभी एरियाज़ को जमा करेंगे तो जो सम आएगा उसको कहते हैं अपर सम। ठीक है जी, चलें जी। अब मैं कहता हूँ कि नहीं जी, मैं पार्टीशन चेंज कर देता हूँ। मैंने पार्टीशन कौन सी ले ली, अब मैं पार्टीशन ले लेता हूँ 1 5 7। कितने इंटरवल बनेंगे, 2, 1 से 5 और 5 से 7। अब ये 2 इंटरवल्स बनेंगे। ठीक है, और उसको देखिएगा बनाने लगाऊँ, गौर से करिएगा, उसको बनाने लगाऊँ तो ये 1 और यहाँ पे कहीं 5 आएगा और ये कहीं पे 7 लिखा हुआ है। तो इस पे जो हमारे पास बनेंगे ना, यानी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ये लाइन होगी। देखें, गौर करें, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ये लाइन होगी, नीचे बना के दिखाता हूँ। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ, यानी कि अगर ये ग्राफ है तो एक 1 वाली लाइन होगी, एक 5 वाली आ जाएगी, एक 7 वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये ग्राफ इस तरह है, ये 1 वाली लाइन, ये 5 वाली और ये 7 वाली, ये सब इंटरवल बन गए। और इसका जो अपर सम आएगा, एक रेक्टेंगल ये बनेगी और एक रेक्टेंगल ये बनेगी, तो इसका अपर सम ये वाला आएगा। अब आप इन दोनों को कंपेयर करें, यानी कि इस वाली रेक्टेंगल्स के एरियाज़ को और इस वाली इंटेग्रल्स के एरिया को, रेक्टेंगल्स के एरिया को,
तो ये कभी भी सेम, ये यानी कि ये सेम आपस में इक्वल नहीं आएंगे। तो ये यानी कि अपर सम जो है वो चेंज आ रहा है, ऊपर वाली पार्टीशन के लिहाज से अपर सम चेंज आ रहा है, नीचे वाली पार्टीशन के हिसाब से चेंज आ रहा है। अगर मैं फ़र्ज़ किया कि 1 से 7 तक एक ही इंटरवल ले लेता हूँ तो फिर वो कैसे बनेगा, फिर वो इस तरह बन जाएगा। इसकी रेक्टेंगल क्या बनेगी, ये वाली बनेगी, इसकी रेक्टेंगल इस तरह, ठीक है। उस पूरे की रेक्टेंगल फिर इस तरह बननी थी, ठीक है, ये वाली चीज़। तो इसमें ये एरिया भी शामिल हो जाना था सारा। तो यानी कि जितने पॉइंट्स ज़्यादा आएंगे अपर वाले का सम जो है उतना यानी कि छोटा होता जाएगा। अगर मैं पॉइंट्स इन्फिनिट कर दूं, अगर मैं n की वैल्यूज़ इन्फिनिट कर दूं तो उस वक्त जो अपर सम होएगा वो सबसे छोटा होगा। और अगर n की वैल्यू मैं 1 कर यानी कि मैं एक ही ले लेता हूँ इंटरवल, तो उस वक्त अपर सम की वैल्यू सबसे बड़ी आएगी। तो जितने जितने मैं बढ़ाता जाऊँगा n की वैल्यूज़, यहाँ पे मैंने कितने लिए हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 यानी कि ये देख लें कितने पॉइंट्स हैं, ठीक है, उतने नंबर ऑफ सब इंटरवल आएंगे। यानी कि 6 और उससे एक कम 6 सब इंटरवल्स आए हैं तो सम जो है बड़ा आएगा, सम जो है वो छोटा आएगा। जब मैंने 2 सब इंटरवल बनाए हैं उस वक्त अपर सम ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये अपर सम डिपेंड करता है, तो ये अपर सम चेंज होते हैं। अगर मैं इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टीशंस ले लूँ तो इन्फिनिट नंबर ऑफ अपर सम आएंगे और हर एक अलग-अलग आ सकता है, ठीक है। सेम भी आ सकता है कुछ सिनेरियो में और डिफरेंट भी आ सकता है। तो उन अपर सम्स का मैंने एक सेट बना लिया, उन अपर सम्स का मैंने एक सेट बना लिया जिसको मैं बड़े यू से ज़ाहिर करूँगा। ये मैंने सेट बना लिया। अब इस अपर सम के सेट में से मैंने लोवेस्ट अपर सम लेना है, यानी कि इन्फीमम लेनी है मैंने। इस अपर सेट के अंदर क्या आ गई, वैल्यूज़ आ गई, क्योंकि एट द एंड सम की तो एक वैल्यूज़ होती है ना। सम क्या होता है, कीमतें होती हैं। सम क्या होता है, कीमतें होती है। कभी सम का आंसर कोई और देखा, कीमतें ही होती है एट द एंड। तो उन कीमतों में से जो सबसे छोटा होगा, और सबसे छोटा कब आंसर आएगा, ये मैंने आपको बताया जब n इन्फिनिट को अप्रोच कर जाएगा, यानी कि हमें उस चीज़ से वास्ता है जो कि एग्जैक्ट आंसर, एक्यूरेट आंसर दे। तो एक्यूरेट आंसर कब मिलेगा, जब n इन्फिनिट पे कर दूंगा। तो n इन्फिनिट पे करने का मतलब ये है कि सबसे छोटा अपर सम आएगा। तो इसके अलावा हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो इतने अपर सम आए हैं उनमें जो सबसे छोटा अपर सम होगा हमें उससे कंसर्न होगा। इतने अपर सम आए हैं, जो सबसे छोटा अपर सम होगा हमें उससे कंसर्न होगा। अब एक और मज़े की बात यहाँ पे, अगर हम लोअर की बात करें, यानी कि अगर मैं लोअर की बात करूँ, ये मैंने बना लिया यहाँ पे, अब मैंने एक ही रखा, इसकी मैंने लोअर देखनी हो तो इसकी लोअर कैसे बनेगी, लोअर रेक्टेंगल कैसे बनेगी, तो वो ये वाली बनेगी लोअर रेक्टेंगल, ठीक है। एग्जैक्ट एरिया में ये भी शामिल था, ये भी शामिल, लेकिन लोअर वाले में क्या आ रहा है, लोअर वाले में सिर्फ ये आ रहा है। अगर मैं फ़र्ज़ किया पॉइंट बढ़ा देता हूँ, यानी कि मैंने इतनी ज़्यादा लाइंस कर दी, ये इतनी ज़्यादा लाइंस कर दी, तो फिर ये इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, यानी कि फिर हमारे पास ये लोअर रेक्टेंगल ये बनेगी, लोअर ये बनेगी, लोअर बनेगी, लोअर ये बनेगी। अब ये देखें, ये एरिया जो है ना, ये थोड़ा फ़र्क हो गया। यहाँ पे तो इतना ज़्यादा फ़र्क था ना, लेकिन अगर मैं इतनी ज़्यादा कर दूंगा तो फिर ये एरिया का कम फ़र्क पड़ जाएगा। यानी कि लोअर सम वाले में अगर कम इंटरवल्स होंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे एक इंटरवल था तो हमारा ज़्यादा कम एरिया आता था, एरिया कम आता था। और जितने ज़्यादा होंगे हमारे पास इंटरवल, यानी कि अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए उस वक्त वो एक्यूरेट आने की कोशिश करेगा, यानी कि एरिया जो है एक्यूरेट आने की कोशिश करेगा, ठीक है, एरिया एक्यूरेट आने की। तो यहाँ से मैं लोअर सम वाले के सेट को बड़े एल का नाम दे दूंगा, बड़े एल का। और मुझे कौन सा आंसर चाहिए, छोटा नहीं चाहिए। छोटा चाहूँगा तो ये तो आंसर ये भी आना चाहिए तो शामिल, लेकिन छोटा आंसर नहीं चाहिए क्योंकि इसमें ये एरिया आ ही नहीं रहा। तो लोअर सम वाले में मुझे वो चाहिए जिसमें n इन्फिनिट को अप्रोच करे और एरिया ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो लोअर सम वाले में मुझे इसकी सुप्रीमम चाहिए होगी, ठीक है, एल वाले की सुप्रीमम चाहिए होगी, ठीक है। यहाँ पर पता चल गया। अपर सम वाले में एक्यूरेट आंसर हासिल करने के लिए मैं तमाम अपर सम वाले में से सबसे छोटा अपर सम उठाऊंगा, सबसे छोटा अपर सम, और लोअर सम वाले में से तमाम जितने भी लोअर सम आएंगे उनमें से मैं सबसे बड़ा लोअर सम उठाऊंगा, ठीक है, उनमें से सबसे बड़ा लोअर सम उठाऊंगा। तो ये देखिए, इतने ज़्यादा लोअर सम आए, इतने ज़्यादा अपर सम। अगर ये वाला सबसे छोटा अपर सम सबसे बड़े लोअर सम वाले के इक्वल हो जाएगा तो उस वक्त मैं कहूँगा कि ये इंटीग्रेशन का आंसर है, इंटेग्रल का, क्योंकि इंटेग्रल एग्जैक्ट एरिया देता है। और यहाँ पे ये चीज़ ऊपर एरिया कम होता गया, लोअर सम बराबर हो गया, अपर सम भी करता गया कम, अपर सम भी कम होता बराबर हो गया, यानी कि एट द एंड एग्जैक्ट हमारे पास एरिया हो गया। अपर सम का पहले अपर सम इतना आ रहा था, इतना ये भी आ रहा था इतना, एट द एंड ये इसके बराबर हो गया। लोअर सम ऊपर उठाते गए ऊपर सम ये बराबर हो गया, तो डायरेक्ट इसके नीचे वाला एग्जैक्ट एरिया हमारे पास आ जाएगा और वो उस वक्त इंटेग्रल बन जाएगा। इंटेग्रल कब बनेगा, दोबारा सुन लें। तमाम अपर सम ने ले लिए, उनका एक सेट बना लिया। अपर सम क्या होता है, एट द एंड वैल्यूज़ ही होती हैं। तो उन तमाम अपर सेट
वाले में से सबसे छोटा हमने अपर सम उठाना है, और लोएस्ट सम वालों में से तमाम में से हमने सबसे बड़ा लोअर सम उठाना है। तो जब सबसे छोटा अपर सम और सबसे बड़ा लोअर सम आपस में इक्वल हो जाएंगे, एरिया अंडर द कर्व एग्जैक्ट आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया, यानी कि वो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। और इसको कहते हैं रीमान सम के जरिए इंटीग्रेशन तक पहुंचना। ठीक है, तो मज़े की बातें हैं, मज़े से सीखें, मज़ा आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखें जी, चीज़ें समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कहता है अगर हम इन्फीमम लेंगे, इन्फीमम का मतलब क्या है, सबसे छोटी वैल्यू लेंगे किसकी, सेट ऑफ अपर सम में से। सेट ऑफ अपर सम में से हमने सबसे छोटी लेनी है। सबसे छोटी क्यों लेनी है, बड़ी वाली लेंगे तो उसमें एरिया और एक्स्ट्रा आ जाता है, हम सबसे छोटी वाली वैल्यू लेंगे तो वो हमारे पास अपर इंटीग्रल कहलाएगी। क्या, अपर इंटीग्रल। और अपर इंटीग्रल को हम ऐसे ज़ाहिर करेंगे, ए से बी और बी के ऊपर डैश, ये अपर इंटीग्रल हो गई। और किसके इक्वल है, इन्फीमम ऑफ कैपिटल बड़ा यू। बड़ा यू क्या है, बड़ा यू एक सेट है जिसमें तमाम अपर सम पड़े हुए हैं। ठीक है, बड़ा यू क्या है, एक सेट है जिसमें तमाम अपर सम्स पड़े हुए हैं, उनकी इन्फीमम लेनी है। इन्फीमम यानी उनकी सबसे छोटी वैल्यू हमने लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ा यू। और इसी तरह लोअर सम वाला आप खुद, लोअर इंटीग्रल आप खुद डिफाइन कर सकते हैं। लोअर इंटीग्रल क्या होगा, लोअर इंटीग्रल खुद अपनी सोच से बनाए। लोअर इंटीग्रल क्या होगा, तो लोअर इंटीग्रल क्या होगा, वो ए और एक नीचे ये आ जाएगा dx। और ये क्या होगा, लोअर सम वाला सेट लें, उसमें जो सबसे बड़ा आंसर होगा, सुप्रीमम होगा, वो हमारे पास लोअर इंटीग्रल होगा। लें जी, ये भी हमारे पास डिफाइन हो गया। इंटरवल हमारे पास कौन सा है, ए कोमा बी, हमारे पास क्लोज इंटरवल पे ये बात हो रही है। ठीक हो गया। और अगर यहाँ पे देखें एक और मजे की बात, अगर हमारे पास ये जो लोअर वाला है ये इक्वल आ जाएगा अपर इंटीग्रल के, देन इसको हम नाम दे देंगे फिर ए से बी एफ डी एक्स। यही तो इंटीग्रेशन होती है, यही तो इंटीग्रेशन होती है। अपर सम वाले को छोटा 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 सबसे छोटी वैल्यू लेनी है, लोअर सम वाले को सबसे बड़ा 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 सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है। एक पॉइंट पे जाके, यानी कि एक कंडीशन पे जाके जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, एग्जैक्ट वो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। थोड़ा सा और एक दफ़ा दोबारा समझाता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ सके। ये ले जी, मैंने ये बना लिया ये वाला, और इसके एंड पॉइंट्स पे ये ड्रा कर लेते हैं हम ताकि हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये जी मैंने ए क्लोज ए कोमा बी, मुझे क्या चाहिए, इस कर्व के नीचे जो है वो एरिया अंडर द कर्व चाहिए, एरिया अंडर द कर्व चाहिए। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व चाहिए। अगर मैं एक लूँगा, एक सब इंटरवल, तो ये अपर सम ये आ जाएगा, उसका एक ही लिया मैंने इंटरवल बड़ा सारा, और लोअर वाला ये आ जाएगा। लोअर वाले में ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही, यानी कि ये चीज़ छूट रही है हमारे पास, ये एरिया भी आना चाहिए था, लेकिन लोअर वाला जो है ना, लोअर वाला वो हमें सिर्फ ये एरिया दे रहा है, हमें ये भी चाहिए था। लोअर में ये चीज़ छूट रही है और अपर वाला हमें ये एक्स्ट्रा दे रहा है। ठीक है, हमें ये वाला चाहिए था ना एरिया, ये चाहिए, लोअर वाला बस इतना दे रहा है, ये नहीं आ रहा उसमें। अपर सम वाला ये एक्स्ट्रा दे रहा है, हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें तो ये नीचे वाला चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम, मैं कहता हूँ कि इसकी दो पार्टीशंस कर देते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेता हूँ, फ़र्ज़ किया कोई भी ले ले, ए बी सी ले लेते हैं। सी मैंने ले लिया यहाँ पे। अब सी ले लिया तो यहाँ पे एक पॉइंट बन गया, तो इस हिसाब से ये हमारे पास एक ये बन जाएगी अपर रेक्टेंगल और एक ये बन जाएगी लोअर रेक्टेंगल। अब ये देखें, पहले अपर वाला ऊपर आ रहा था, अब अपर वाला नीचे आ रहा है, यानी कि पहले ये एरिया एक्स्ट्रा था, अब ये निकल के कम हो गया एरिया। इसी तरह अगर मैं लोअर वाले की बात करूं तो पहले लोअर वाला देखें, ये लोअर वाला यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे ही होगा, और ये लोअर वाला यहाँ पे। अब देखें, लोअर में पहले ये एरिया नहीं आ रहा था, अब लोअर में ये भी आ रहा है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रही है ना, यानी कि ये एक रेक्टेंगल बन रही है ना अब यहाँ तक। ठीक है, तो लोअर वाले में पहले ये चीज़ नहीं आ रही थी, अब ये आ रही है। लोअर वाले में अब ये चीज़ छूट रही है। तो यहाँ से हमें पता लगा जितने हम यहाँ पे पॉइंट्स कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपर वाला कम होता जाएगा, लोअर वाला ऊपर चला जाता जाएगा। तो ये हमारे पास एट द एंड यही चीज़ आ जाएगी कि अपर वाला यानी कि लोअर वाला हमें ये वाला सम दे और अपर वाला भी ये दे। जब दोनों का आंसर आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि इंटेग्रल ऑफ, ये हमारे पास लोअर वाला है, ये हमारे पास लोअर है, क्या है, सुप्रीमम वैल्यू हमने लेनी है किसकी, लोअर सम्स की, और बाकी क्या है,
बाकी ये अपर वाले की बात करें तो अपर वाला हमारे पास क्या है, अपर वाला बी के ऊपर डैश आएगी और ये होता है इन्फीमम ऑफ, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू लेनी है हमने, छोटा करते गए इसको अपर सम वाले का, और यू सेट है जिसमें तमाम अपर सम मौजूद है। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, यानी कि अपर सम लोअर सम इक्वल हो गया, एग्जैक्ट एरिया मिल जाएगा जिसके हम एफ डी एक्स ए से बी तक इंटीग्रेशन की डेफिनेशन देते हैं, इंटेग्रल की। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ आई होगी। चलो जी मज़ीद बढ़ते हैं। अब लोअर वाला आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोग को मछली पकड़ना सिखा दिया है, मछली नहीं पकड़ के दी, मछली पकड़ना सिखा दिया, अब आप मछली खुद ब खुद पकड़ सकते हैं। चले जी, ये देखें जी, लोअर सम वाले पे चलते हैं। और ये यू कैपिटल है, यू कैपिटल क्या है, इज़ द सेट ऑफ अपर सम्स, अपर सम का सेट है इस पार्टीशन पे, ठीक है, पार्टीशन जितनी भी इस पे पार्टीशन आ सकती हैं। अब लोअर वाला क्या होगा, अब ये उसको अपर वाले को इस तरह भी डिफाइन किया गया है कि अपर इंटेग्रल किस तरह होती है, इन्फीमम होती है अपर सम वाले सेट की, और पी यहाँ पे क्या है, पार्टीशन है ए कोमा बी की, ऑल पॉसिबल पार्टीशंस ऑफ ए कोमा बी कह लें। इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ अपर सम्स इज कॉल्ड द अपर रीमन इंटीग्रल। लोअर वाले पे चलते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सेट ऑफ लोअर सम्स लिया, उसकी सुप्रीमम ली, इज कॉल्ड द लोअर इंटीग्रल, ठीक है। इसको इस तरह ज़ाहिर करते हैं, और ये क्या है, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम के सेट, और ये ए कोमा बी इंटरवल पे डिफाइन है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या, ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ ये सेट है, यानी कि इसमें तमाम लोअर सम है एफ वालों के विद पार्टीशन पी, और पी क्या है, पार्टीशन ऑफ ए कोमा बी है, ठीक है, पार्टीशन ऑफ ए कोमा बी है। चलें जी आगे चलते हैं। अपर और लोअर सम अच्छे से क्लियर हो गया। अब इंटीग्रल आ गए। इंटीग्रल कैसे बनेगा ये भी मैं आपको बता आया हूँ। दीज टू इंटीग्रल्स मे आर मे नॉट बी इक्वल, इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर इक्वल हो गए तो रीमन इंटीग्रल बन जाएगी, और अगर इक्वल नहीं होते तो वो रीमन इंटीग्रल है, वो इंटीग्रेबल ही नहीं होगा फंक्शन, वो इंटीग्रेबल ही नहीं होगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं। कहते हैं रीमन इंटीग्रल क्या होती है, तो इसको कहते हैं डार बॉक्स कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी भी। तो डार बॉक्स के स्पेलिंग देख लें, डार बॉक्स कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, यानी कि कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है कि नहीं उसको चेक करना हो, उसके लिए कंडीशन क्या है, ये वाली है, ठीक है। व्हेन, जब अपर इंटीग्रल और लोअर रीमन इंटीग्रल इसके एक नीचे डैश, देन डैट वैल्यू इज डिनोटेड बाय, उस वैल्यू को हम इससे डिनोट करेंगे। एंड वी सी डैट, से डैट, ये क्या है, ई इज एफ, एंड वी से डैट एफ इज रीमान, आर बड़ा आएगा, सैंतन का नाम है, रीमान इंटीग्रेबल, सिंपली उसको सिंपली तौर पे भी इंटीग्रेबल कहेगा। यानी कि जब अपर और लोअर वाले आपस में इक्वल आ जाएंगे, उसको एक नया नाम दे दिया जाएगा ए कोमा बी, उस वैल्यू को, ठीक है, ए कोमा बी से लेके ए से बी तक इंटीग्रल एफ डी एक्स, और इसको हम क्या कहेंगे, री मैन इंटीग्रेबल, और या सिंपली इसको इंटीग्रेबल भी कहते हैं, ओवर द इंटरवल ए कोमा बी एंड द कॉमन वैल्यू, यानी कि इन दोनों की जो सेम वैल्यू आई उसको कॉमन वैल्यू कहा जाएगा, ऑफ दीज इंटीग्रल इज कॉल्ड द री मैन इंटीग्रल ऑफ, और उसको री मैन इंटीग्रल की वैल्यू कहा जाएगा, और उस क्लोज इंटरवल पे। अब आ जाए नोट पे, कहता है इन दिस केस वी राइट, अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह या इस तरह, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है। आर ये रियल नंबर वाला नहीं, आर इस तरह आएगा, ठीक है, आर मतलब रीमान और आगे जाके हम इस तरह पढ़ेंगे आर एस, यानी कि रीमान स्टिलजस, ठीक है। अल्फ़ा भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और ए कोमा बी, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास फंक्शन रीमान स्टिलजस इंटीग्रेबल है, ठीक है। और इसका मतलब आर का मतलब क्या है, रीमान, ठीक है। और वेयर आर ए कोमा बी डिनोटेड द सेट ऑफ दोज फंक्शंस, और इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये चीज़ लिखी है तो इसका मतलब है कि वो सेट है कि जिसमें तमाम रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं, इसमें तमाम रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं। और अगर मैं कहूँ कि एफ इनसे बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि एफ उस सेट से बिलोंग कर रहा है कि जिसमें तमाम रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो अगर मैं कहूँ कि वो यानी कि अगर मैं कहूँ कि वो, यार एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि एक रेड कलर का घर है जिसमें रेड कलर के ही लोग रहते हैं, तो अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ उस घर से बिलोंग करती है तो इसका मतलब क्या है, उसका कलर क्या होगा, रेड। तो बिल्कुल इसी तरह कि अगर एक इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो कि रीमान इंटीग्रेबल है, अगर मैं कहूँ कि एफ़ यहाँ से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है कि एफ़ क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। अब रिमार्क पे चलते हैं, अब चलते हैं हम रिमार्क पे अब चलते हैं हम रिमार्क पे। कहता है द स्टेटमेंट एफ डी एक्स एग्जिस्ट द इम्प्लाई द फंक्शन इफ बाउंडेड इंटीग्रेबल हो। हाँ, ये इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कब करेगी, जब ये हमारे पास फाइनाइट हो, बाउंडेड हो, ठीक है, एफ बाउंडेड हो और ये भी फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है।
एफ बाउंडेड फंक्शन हो, और बाउंडेड फंक्शन के बारे में अलग डिस्कशन है, ठीक है। सिंपली तौर पे ये है कि उस फंक्शन की अपर ऐसी वैल्यू भी आए जिससे तमाम वैल्यू छोटी हो, ऐसी वैल्यू भी हो जिससे तमाम वैल्यू बड़ी हो, तो इसको कहते हैं हम बाउंडेड फंक्शन। दूसरा रिमार्क, देयर आर टू इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ फॉर द कंसेप्ट ऑफ इंटेग्रेबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पे दो मेन लिमिटेशंस हैं इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी, कि एफ बाउंडेड होना चाहिए लाजमी तौर पे, और इंटरवल जो है वो फानाइट होना चाहिए। इंटरवल फानाइट का मैंने बता दिया ना, यानी कि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ये फानाइट इंटरवल नहीं है, ये नहीं हम ले सकते, और ऐसा फंक्शन भी नहीं ले सकते जो कि बाउंडेड है ना। वो फंक्शन लेना है जो हमारे पास बाउंडेड है, और वो इंटरवल लेना है जो हमारे पास बाउंडेड है, फानाइट है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाए, कहता है कि अब देखें जी, ये मज़े की बात है, यहाँ पे डिस्कस करवाता हूँ। हम थ्योरम डिस्कस करके आए थे, कौन सा, हमने थ्योरम पढ़ा था कि m यानी कि अपर लोअर बाउंड मल्टीप्लाई बाय b माइनस ए लेस देन और इक्वल टू होती है इंटेग्रल नहीं, अपर सम, लोअर पी एफ, और ये लेस देन और इक्वल टू होती है अपर पी एफ, और ये हमारे पास लेस देन होती है एम बी माइनस ए, और ये हमारे पास क्या था, लोअर सम, और ये क्या था, अपर सम, ठीक है। और ये आपस में इक्वल भी हो सकते थे। अगर इक्वल हो गए और इनकी इंटेग्रल वैल्यू भी आपस में इक्वल आ गई, जिसे हम अपर रीमन इंटेग्रल लोअर इंटीग्रल कहते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ए से बी तक एफ डी अल्फा डी एक्स बन जाएगा, और ये हमारे पास थ्योरम बन जाएगा, ठीक है, ये थ्योरम, ठीक है। और इसको एज ए रिमार्क के तौर पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट के तौर पे लिखवाया हुआ है, ठीक है। वो रिजल्ट देख लेते हैं, ये वाली चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। ये प्रूफ बन गया, और इसमें लाजमी कंडीशन है कि ए लेस देन और इक्वल टू बी हो, ये इंटरवल है, ठीक है। अगर b ग्रेटर दैन 0 लेंगे तो फिर ये इनइक्वालिटी हमारे पास है, इफ़ b ग्रेटर दैन 0, b ग्रेटर दैन a देन, हाँ अब ये देखें, अब ये भी वही चीज़ लिखी हुई है, a लेस दैन और इक्वल टू, हाँ लेस दैन वाली कंडीशन आएगी, आर इक्वल टू वाली यहाँ पे क्यों नहीं लगाई गई ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर a इज इक्वल टू b कर देना तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू तो 0 आएगी, क्योंकि एरिया अंडर द पॉइंट 0 होता है, याद रख ले, इंपॉर्टेंट बात है, एरिया अंडर द पॉइंट 0 होता है, क्योंकि पॉइंट हमारे पास निगलिजिबल डिमेंशन का होता है, इसकी ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही हाइट होती है। 2D में बात कर रहे हैं ना ग्राफ्स की, तो 2D में रहते हुए इसकी सिर्फ लंबाई चौड़ाई आएगी, ना तो इसकी लंबाई होती है, ना ही इसकी चौड़ाई होती है पॉइंट की। अगर इसकी कोई लंबाई नहीं, इसकी चौड़ाई नहीं, तो लंबाई ज़रब चौड़ाई या इसके नीचे जो एरिया आएगा वो होगा ही नहीं। यानी कि जब इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं आई, सज्जे खब्बे ही नहीं आया, उत्ते थल्ले ही नहीं आया, जब सज्जे खब्बे ही नहीं आया तो इसके नीचे एरिया सज्जे खब्बे वाला आएगा ही नहीं, ठीक है। तो एक पॉइंट जिसका कोई सज्जा खब्बा यानी कि लंबाई चौड़ाई चौड़ाई ना हो, तो उस चौड़ाई के नीचे फिर जो एरिया आ रहा है वो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसको वैसे हम पॉइंट कह देते हैं, वगैरह पॉइंट को हम अपनी रियल लाइफ में देख भी नहीं सकते। पॉइंट वो चीज़ है जिसकी लंबाई चौड़ाई हो ही ना, ठीक है, एट दैट, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ना हो, जिसकी कोई डिमेंशन ही ना हो, हम उसको देख ही नहीं सकते, जो निगलिजिबल डिमेंशन का हो, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज़, हाँ अब यहाँ पे आ जाए कि ये वाली चीज़ लिखी हुई है, इसको पढ़ें, ये वाली चीज़, ठीक है। और हमेशा याद रखें, ये देखें, और ये क्या ओपन हो गया, क्या ओपन करने लगा था मैं, हाँ न्यू, ये ले हाँ जी, प्रूफ पढ़ा था हमने, ये एम बी एम माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू अप लोअर सम और पी एफ, और ये लेस देन आर इक्वल टू अपर पी एफ, और लेस देन आर इक्वल टू और एम बी माइनस ए, ये वाली चीज़ थी, हाँ। अब ये इसका मतलब क्या है, कोई भी लोअर सम आ सकता है, इसका मतलब क्या है, कोई भी अपर सम आ सकता है, लेकिन कोई भी लोअर सम ले ले वो लेस देन आर इक्वल टू ही होगा अपर सम से, कोई भी आप, ये किसी के लिए भी वैलिड है। लेकिन अगर मैं इसका एक स्पेशल केस भी यहाँ पे ले लूँ, यानी कि मैं वो वाला लोअर सम ले लूँ जो इससे बड़ा है, वो वाला अब यहाँ पे मैं लोअर सम लेने लगा हूँ जो इससे बड़ा है, तो इससे बड़े वाला लोअर सम कौन सा था, ग्रेटेस्ट यानी कि सुप्रीमम वाला था, मैं सुप्रीमम वैल्यू ले लेता हूँ, मैं सुप्रीमम वैल्यू ले लेता हूँ, तो सुप्रीमम वाला तो बड़ा ही होगा ना इससे, या इक्वल टू होगा। अगर ये भी सुप्रीमम वाला हुआ है तो इक्वल टू होगा, वगैरह अगर ये सुप्रीमम वाला ना हुआ तो ये इससे लेस देन होगा, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटीज आ सकती है, लेस देन भी और इक्वल टू वाला भी, और ये लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा कौन सा, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, हाँ इन्फीमम ऑफ अपर सम वाला, इन्फीमम ऑफ अपर सम, ये मैंने लिख दिया। और हमेशा सुप्रीमम ऑफ एल जो है वो सुप्रीमम ऑफ यू से लेस देन और इक्वल टू रहेगा, और ये चीज़ लेस देन और इक्वल टू रहेगी यू पी एफ से, क्यों रहेगी, अब ये देखें, ये कोई भी हो सकता है, अगर ये इन्फीमम वाला है तो ये इसके बराबर आ जाएगा, और अगर ये इन्फीमम के अलावा कोई है तो ये इन्फीमम वाली वैल्यू सबसे छोटी है, तो ये लेस देन वाली कंडीशन, और ये लेस देन और इक्वल टू किससे है, एम बी माइनस ए वाले के है, ठीक
ठीक है। अब अगर ये दोनों मैं बराबर कर दूं, इस लेस देन वाली कंडीशन को निकाल के अगर मैं इक्वल टू कर दूं, तो ये हमारे पास इंटेग्रल ए से बी एफ डी एक्स बन जाएगा, और ये बाकी चीज़ें वैसे ही एल पी एफ बन जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू एम बी माइनस ए बन जाएगा, और ये लेस देन आर इक्वल टू बन जाएगा यू पी एफ, और ये हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू बन जाएगा एम बी माइनस ए। और ये एक और थ्योरम जो कि पॉइंट में लिखा हुआ था, ये भी हमने समझ लिया, ठीक है। पीछे वाले लेक्चर देखो तो ये सॉरी क्वेश्चन, ये सॉरी सब कुछ आपका क्लियर हो रहा होगा। सिंस द अपर, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है सिंस द अपर इंटीग्रल इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि वो सबसे अपर इंटीग्रल क्या होता है, अपर इंटीग्रल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है ऑफ द सेट ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, हाँ नहीं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है, एक मिनट मैं भी कंफ्यूज हो सकता हूँ, अपर इंटीग्रल होती है लोएस्ट अपर सम, क्या होता है, लोएस्ट अपर सम होता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड का मतलब क्या होगा कि तमाम लोअर बाउंड से छोटी लें और उसमें जो सबसे बड़ी होगी, नहीं जी नहीं, ये नहीं आना। सिंस द अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल हो कह सकते हैं इसको, सिंस द, दोबारा पढ़ते हैं, हो सकता है कि नाम मुझे क्लियर होता हो, क्योंकि मैंने पढ़ के नहीं लेक्चर बनाना शुरू किया, तो इसमें आ रहा है, देख लेते हैं। कहता है सिंस द अपर इंटीग्रल क्या होता है, अपर इंटीग्रल ए से बी ये होता है एफ डी एक्स इक्वल होता है ये इन्फीमम ऑफ यू, और यू क्या होता है, अपर सम्स होते हैं, अपर सम्स, और अपर सम में हम सुप्रीमम को लेके चलते हैं और सुप्रीमम हमारे पास क्या होती है, सुप्रीमम हमारे पास होती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सुप्रीमम होती है हमारे पास, सुप्रीमम क्या होती है, सुप्रीमम ग्रेटर लीस्ट अपर बाउंड होती है, लीस्ट अपर बाउंड। तो नहीं जी ये क्राइटेरिया ही नहीं पूरा हो रहा। सिंस द अपर इंटीग्रल होती है क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, नहीं ये नहीं होती, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सबसे बड़ा लोअर बाउंड नहीं, यहाँ पे आना था लीस्ट अपर बाउंड आएगा, ठीक है, ऑफ द सेट ऑफ अपर सम्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ओ अच्छा बताता हूँ, उन्होंने सुप्रीमम लिखने के बजाय ये चीज़ लिखी हुई है, इन्फीमम लिखने के बजाय ये चीज़ लिखी हुई है, आगे मैं पढ़ ही नहीं था, तो ये क्या लिखा हुआ है, इन्फीमम की जगह पे लिखा हुआ है कि अपर इंटीग्रल क्या होती है, देखिए जी गलती हो गई, आगे बढ़ते हैं, गलतियाँ होती हैं। कहता है अपर इंटीग्रल क्या होती है, ये अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या लिखी है, इन्फीमम ऑफ अपर सम्स, तो क्या इसकी जगह इन्फीमम पढ़ें फिलहाल, तो क्या होता है अपर इंटीग्रल क्या होती है, इज द इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ अपर सम, यही लिखा हुआ है। और इन्फीमम क्या होती है, तो ये मैंने सुप्रीमम को लिखा है लोवेस्ट अपर बाउंड, तो इन्फीमम क्या होती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ये ले जी इन्फीमम की डेफिनेशन लिखी हुई थी, ये इन्फीमम की जगह पे लिखा हुआ है ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मैं आगे वाला फिगर पढ़ ही नहीं था, चले जी पढ़ लेते हैं। वो कहता है अपर सम वाले की जो इन्फीमम होती है ना वो अपर इंटीग्रल होती है, और इन्फीमम को हम लिख सकते हैं GLB यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। देयरफॉर कोरस्पोंडिंग टू एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन के 0 के लिए वहाँ पे एक ऐसा अपर सम एग्जिस्ट करेगा P1 पार्टीशन के तहत A, B सच डैट कि अपर सम जो है वो लेस देन होगा इसके अपर सम लेस देन होगा इसके, अपर सम जो है वो लेस देन हुआ करेगा इससे। कहता है सिमिलरली में आपने क्या लिखना है ये मैं आपको बता देता हूँ कि सिमिलरली अपर सम इंटीग्रल है, लोअर इंटीग्रल क्या होती है, सुप्रीमम ऑफ द लोअर सम क्या होते हैं, सुप्रीमम ऑफ द लोअर सम्स, और सुप्रीमम को हम लिख सकते हैं GLB यानी कि LUB यानी कि लोएस्ट अपर बाउंड, ठीक है, लोएस्ट अपर बाउंड। और ये यहाँ पे ही रहने दें, ये यहाँ पे नहीं, ये इन्फीमम जो होती है ना, ये इन्फीमम इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं, ठीक है, ये गलत लिखी गई। इन्फीमम को क्या कहते हैं, और ये मैंने ये सामने वाले को आगे एक्सप्लेन कर दिया था, इन्फीमम वाले को करना चाहिए। इन्फीमम होती है ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ A से B और ये अपर आ गए, अपर क्या है, इन्फीमम हमने लेनी है किसकी, U सेट वाले की, ठीक है, U सेट वाले की हमने लेनी है, ठीक है, U क्या है अपर सम्स का सेट, और ये इन्फीमम क्या होती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है। तो हमारे पास क्या आ गया कि
अपर रीमन इंटेग्रल इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ अपर सम्स। इसी तरह ये ए से बी एफ डी अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, सप्रीमम अल्फ़ा नहीं एक्स, ठीक है, सप्रीमम ऑफ एल। तो हम क्या, सप्रीमम क्या होती है, लीस्ट अपर बाउंड होती है। तो हम क्या लिखेंगे, लोअर इंटीग्रल इज़ द लोएस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ लोअर सम्स, ठीक है, लोअर सम्स होता है। तो वहाँ पे एक ऐसा नंबर एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा कि ये हमारे पास ए से बी वाला सेट जो है ये एफ डी एक्स जो है वो लेस देन आ जाएगा किससे, अपर सम और इसमें प्लस एप्सिलॉन। एक मिनट देखते हैं, और प्लस इसमें एप्सिलॉन, यानी कि ये जो अपर सम वाला है ना ये लेस देन आएगा इसका, ठीक है, अपर सम वाला जो है ये लेस देन आ जाएगा जब इसमें कोई नंबर ऐड करेंगे। एक मिनट ऊपर जाके हम इनका रिलेशन देख लेते हैं। तो ये रिलेशन अब देखें यहाँ पे मैथमेटिकली देखते हैं इसको, यू पी एफ जो होता है, और अगर मैं कहूँ इसका, अगर मैं लोअर वाला ले लूँ, ठीक है, लोअर अपर सम, लोअर वाला ले लूँ, लोअर अपर सम, तो क्या बनेगा, इंटेग्रल ए से लेके बी अपर एफ डी अल्फ़ा, यानी कि ये चीज़ छोटी है किससे, इससे, ठीक है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ छोटी है उससे, छोटी भी हो सकती है बराबर भी हो सकती है, ठीक है, छोटी भी हो सकती है बराबर भी हो सकती है, ठीक है, ये एक्स है, छोटी भी हो सकती है बराबर भी यू पी एफ वाले के, ठीक है, छोटी भी हो सकती है बराबर भी। लेकिन वहाँ पे एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा कि अगर एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा कि अगर उसमें मैं एप्सिलॉन ऐड कर दूं तो ये चीज़ ग्रेटर देन हो जाए इससे, ठीक है, ये चीज़ इससे ग्रेटर देन हो जाए। और बिल्कुल इसी तरह उन्होंने कहा है कि जो लोअर वाला होता है यानी कि एल पी एफ जो होता है ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू होता है लोअर एफ ए डी अल्फ़ा, लेकिन हमारे पास एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा कि एल पी एफ जो है वो ग्रेटेस्ट वो हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा इस वाली चीज़ के, लेकिन इसमें से हम एप्सिलॉन माइनस कर देंगे, ठीक है, लेकिन इसमें से हम एप्सिलॉन माइनस कर देंगे। तो ये वाली चीज़ लिखी एप्सिलॉन 2, ठीक है, एप्सिलॉन 2। और कहता है, और एक और थ्योरम आ गया कि यू पी एफ माइनस एल पी एफ जो है वो इक्वल होता है इसके, इसको देख लेते हैं, ठीक है, यू पी एफ और माइनस, यानी कि देखें कि यू पी एफ हम पढ़ के आए किसके इक्वल होता है, ये i1 से लेके n तक, i1 से लेके n तक, और यहाँ पे हम एम आई सुप्रीमम लेते हैं और डेल एक्स आई लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल पी एफ जो होता है वो इक्वल होता है i1 से लेके n तक, और ये स्मॉल एम आई और डेल एक्स आई। अगर मैं यू पी एफ माइनस एल पी एफ करूँ, ठीक है, तो ये समीशन दोनों की कॉमन हो जाएगी i1 से लेके n तक, तो ये एम आई माइनस एम आई और डेल एक्स आई दोनों का कॉमन तौर पे आ जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ बन जाएगी। ये वाला रिजल्ट आगे लिखा हुआ है, कहता है ये हमारे पास क्या होगा, बीइंग द ओसिलेशन, इसको ओसिलेशन कहते हैं, ठीक है, और इस वाली चीज़ को इज कॉल्ड द ओसिलेटिंग सम, इसको ओसिलेटिंग सम कहते हैं, जो कि डिनोट किया जाता है, इसको रेज कर लेते हैं यहाँ से, किधर हो गया, ठीक है, और इज़ डिनोटेड बाय, इसको डब्ल्यू पी एफ से डिनोट किया जाता है, यानी कि ओसिलेशन वाले पे अगर हम बात करें तो डब्ल्यू पी एफ को ओसिलेशन कहा जाता है, और ये किसके इक्वल होता है और ये इस वाले सम के इक्वल होता है, ठीक है, इसको, ठीक है, और इसको ओसिलेशन कहा जाता है। अब बाकी थोड़ी सारी लिखी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर बोलने में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन वगैरह हो तो ये सामने लिखा हुआ है, इसको इस कॉल्ड द ओसिलेटिंग सम कहते हैं और इसको ओसिलेशन कहते होते हैं, ये दरमियान वाली चीज़ ओसिलेशन, और इस वाले को ओसिलेशन सम, और इसको डब्ल्यू पी एफ से ज़ाहिर किया जाता है। एंड इज़ नॉन नेगेटिव, और ये नॉन नेगेटिव होगा क्योंकि अपर सम हमेशा ग्रेटर होता है लोअर सम से, और जब माइनस करूँगा, यानी कि ये चीज़ मैं समझाता हूँ, यानी कि देखें अपर सम हमेशा आपको पता है ग्रेटर दैन आर इक्वल टू होता है लोअर सम से, ठीक है, लोअर सम से, तो इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, यानी कि यू पी एफ माइनस एल पी एफ का आंसर हमेशा ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 होगा। और इसका सम किसके इक्वल होता है, इंटेग्रल आई से लेके एन तक, और ये आ जाएगा एम आई माइनस स्मॉल एम आई और डेल एक्स आई, और ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 होगा, और इसको हमने ओसिलेशन का नाम दिया है, उसको ओसिलेशन कहते हैं। और अगर मैं इसको ओसिलेशन, ओसिलेटिंग नहीं, ओसिलेशन, 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 ठीक है, और इसको डब्ल्यू पी एफ का नाम देंगे, ये पूरे वाले सम को, ठीक है, पूरे वाले सम को, और ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, और इसको कहते हैं ओसिलेशन सम, ओसिलेशन सम, ठीक है, ओसिलेशन सम। और यहाँ पे एक और बात कि ये जो अपर सम है इसको यू पी एफ कहते हैं ना, यू पी एफ, इसकी जगह पे हम
कैपिटल एस पी एफ भी यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल एस पी एफ। और ये एल पी एफ जो होता है ना, यानी कि लोअर सम, इसको स्मॉल एस पी एफ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये वाला चीज़ कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ये वाला, और इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं, तो इन एग्जांपल्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।